जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र, और राजनीतिक शास्त्र में चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ना था? सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली। तो हम लोग समझे थे कि सत्ता, पिछले वीडियो में आपको समझा दिए थे कि सत्ता क्या है, साझेदारी क्या है और कार्य प्रणाली क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट बात कि संघवाद क्या है और संघवाद की जो शुरुआत है कहां से हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका यह चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं चैप्टर की ओर, और इससे पीछे वाले वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए संघवाद क्या है। तो संघवाद किसे कहते हैं? हमारे पूरे विश्व में आप देखिएगा तो दो प्रकार की व्यवस्था चलता है, एक को कहते हैं एकात्मक और दूसरा को कहते हैं संघात्मक या संघीय व्यवस्था। तो संघवाद की विशेषता हम लोग देखते हैं कि संघवाद क्या है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति का बंटवारा दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का बंटवारा क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे संघवाद कहते हैं। संघवाद में देखिए, जैसे कि हमारा देश भारत है, तो भारत में देखिए शक्ति का बंटवारा क्या है, केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं, उसके बाद क्या है, राज्य सरकार के पास शक्ति है, और उसके बाद क्या है, स्थानीय सरकार के पास शक्ति है। तो शक्ति का क्या हुआ? तो शक्ति का यहाँ विभाजन हुआ, शक्ति का बंटवारा हुआ। तो संघवाद में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में हम लोग देखेंगे तो एकात्मक व्यवस्था में यह जो होता है, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, केवल और केवल सरकार उसमें क्या करती है, तो पूरे शक्ति को अपने पास रखते हैं। तो उम्मीद है आप संघ समझ गए। देखिए हमारे देश में जैसे कि चुनाव होता है, आप जानते हैं कि हमारे अपना देश में जो चुनाव होता है, तो चुनाव होता है तो इसमें चुनाव कितने लोगों को, यानी कि कितने प्रकार से होता है। तो चुनाव हम लोग देखिए देते हैं क्या, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को, विधान परिषद, इतने प्रकार से हमारे देश में क्या होता है, चुनाव होता है। जिसमें आप जानते हैं कि लोकसभा क्या है, तो लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, चलिए राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का भी चुनाव होता है। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा हम लोग चलते हैं। विधान सभा, विधानसभा, और जब हम लोग वोट देते हैं तो क्या होता है, लोकसभा से लोग चुनाते हैं, तो लोकसभा से जो चुनाएंगे लोग उसको क्या कहेंगे, लोकसभा के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? तो लोकसभा के प्रतिनिधि जो चुना करके जाते हैं, और लोकसभा हमेशा केंद्र सब में होगा, और राज्यसभा हमेशा क्या में होगा, विधानसभा किस में होगा, तो राज्य में होते हैं। तो लोकसभा के ये हो जाता है केंद्र में, और राज्यसभा के, विधानसभा क्या हो जाएगा, तो विधानसभा राज्य में होते हैं, राज्य। तो लोकसभा के हम लोग चुनाव विधानसभा में करते हैं, या तो विधानसभा में भी करते हैं और लोकसभा में भी करते हैं। लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुनाते हैं उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग सांसद कहते हैं, कि सांसद को चुन करके हम लोग भेज रहे हैं। अंग्रेजी में बोले तो एमपी इसको कहते हैं, समझे। और वही विधानसभा में हम लोग वोट देते हैं, और विधानसभा के जो सदस्य चुन करके जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, विधायक कहा जाता है इसको। ठीक है, और इनको हम लोग अंग्रेजी में MLA कहते हैं। तो हम लोग चुनाव, ऐसे तो चुनाव हमारे देश में लोकसभा के भी होता है, राज्यसभा के होता है, विधानसभा के भी होता है, विधान परिषद के भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लोकसभा में सरकार को सांसद कहेंगे, और विधानसभा में हम लोग को जो सरकार हो जाएगा उनको विधायक कहते हैं, यानी कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व जो चुने जाएंगे उनको विधायक कहते हैं। और इन्हीं विधायक में से एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है, मुख्यमंत्री। और इन्हीं सांसद में से एक व्यक्ति क्या हो जाएंगे लोकसभा में, तो इसी में से एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। और प्रधानमंत्री से क्या होगा, आप जानते हैं प्रधानमंत्री की शक्ति कितना होता है, बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे संघवाद के कुछ विशेषता को देखेंगे, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार या संघीय सरकार में क्या अंतर होते हैं। यह पाठ को हम लोग देखने के और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एकात्मक, एकात्मक सरकार, और इधर लिख देते हैं आपको संघात्मक या संघीय सरकार, संघात्मक, घात्मक या संघीय सरकार कह सकते हैं, या संघीय सरकार। ठीक है,
बात को ध्यान दीजिए, एकात्मक और संघात्मक में अंतर क्या होता है। तो एकात्मक जो सरकार हुए, संघवाद अभी आपको बताया कि संघवाद का जो मूल रूप से बीजारोपण है कहां से हुआ था, तो संघवाद अमेरिका से शुरुआत हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखिए एकात्मक और संघात्मक के शासन प्रणाली क्या होता है। एकात्मक के मतलब क्या होता है कि एकात्मक में यहाँ जो सरकार है तो इसका जो फैसला होता है सिर्फ वही लेते हैं। और संघात्मक में क्या होता है, संघात्मक में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के लेते हैं। और इसमें क्या होता है, केवल और केवल केंद्र सरकार लेते हैं। एकात्मक के मतलब आप ठेठ भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एकात्मक में सिर्फ और सिर्फ केवल अकेले होना, और संघात्मक में क्या होता है, एक दो या दो से अधिक होना। दो तो 100% होना है और दो से अधिक जितना ज्यादा हो सकते हैं, तो ये संघात्मक होंगे। अब जब कोई देश एकात्मक शासन व्यवस्था को अपना लेगा, जैसे कि आप मान लिया जाए कि अकेले हैं, तो क्या आपको नियम कानून संविधान की आवश्यकता है? उम्मीद है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकेले हैं तो जिस प्रकार से मन चाहेगा जिस हिसाब से रह सकते हैं। जबकि संघात्मक दो गो चार गो पांच गो आदमी रहेंगे तो उसमें क्या होगा, अकेले आपको मन से काम नहीं करना होगा। इसमें क्या होगा, और व्यक्ति के मन यानी कि राय लेना जरूरी है। तो एकात्मक में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें संविधान, लिखित संविधान नहीं होता है। इसमें लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होता है, नहीं होता है, समझे। इसमें लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेले है, तो इसमें किसी प्रकार के कोई दबाव नहीं है। जबकि संघात्मक में क्या होगा, इसमें लिखित संविधान की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है, लिखित संविधान, संविधान होते हैं, लिखित संविधान होते हैं। आपसे क्वेश्चन होता है एकात्मक और संघात्मक में अंतर को लिखे, तो आपको इसी हिसाब से लिखना होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट में देखिए, एकात्मक में क्या होगा, तो लिखित संविधान नहीं होगा। क्या इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है? तो नहीं, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की भी आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि संघात्मक में अगर जो न्यायपालिका नहीं रखिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगा, तो संघात्मक देश और संघीय देश नहीं चल सकता है। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होते हैं, न्यायपालिका होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है। अब देखिए एकात्मक जो देश होता है, एकात्मक वाला जो देश होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट में कि इसमें क्या होता है, तो लोगों का एकल पहचान होता है। एकात्मक जो शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं, इसमें लोगों का कैसन पहचान होगा, तो लोगों का, जनता का, नागरिक का एकल पहचान होता है, समझे। तो लोगों का एकल पहचान होता है, एकल पहचान होता है। जबकि इसको में क्या होता है, संघात्मक देश में जनता की क्या पहचान होता है या नागरिक का, तो दोहरी पहचान होते हैं, दोहरी। आप इंडिया में ही देख लीजिए पहचान, इंडिया में आप देख सकते हैं दोहरी पहचान है। भारत के लिए एगो अलग पहचान होगा, एक कहीं आप जाइएगा तो जाते हैं तो देखिए, मान लिया जाए कि कोई बिहार के आदमी है और कहीं गए आप दूसरे राज्य में, तो कहते हैं कि कहाँ से आए हैं, बिहार से आए हैं, गुजरात से आए हैं, यूपी से आए, कहाँ से आप आए, हरियाणा से आए, तो ये बताते हैं कि जी हम बिहार से आए। और एक पहचान हमारा इंडिया के है कि जी हम इंडिया के हैं, लेकिन एक पहचान देते हैं कि बिहारी हैं, तो ये क्या हुआ, दोहरी पहचान है। अब देखिए चौथा पॉइंट में मान लिया जाए कि हम लोग चलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में, तो लोगों का यहाँ क्या देखें, लोगों का एकल पहचान होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लोगों का दोहरी पहचान होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे सरकार जो है, शासन, शासन, शासन एकल रूप में करते हैं, एकल रूप में करते हैं, एकल रूप में करते हैं। जबकि यहाँ के शासन सरकार कैसन करेगा, तो दोहरी, दोहरी रूप में, समझे। यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, अकेले एक व्यक्ति शासन नहीं चला सकते हैं, सत्ता का विभाजन किया गया है। यहाँ देखिए शासन करेंगे सरकार, यहाँ के जो सरकार शासन करती है तो किस हिसाब से करेंगे, यहाँ में केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच
बीच विषय का कोई विषयों विषयों का कोई विभाजन नहीं है, विभाजन नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास में कोई विषय के बंटवारा नहीं किया गया है कि आपका कौन विषय है, कौन कौन से विषय पर आप काम करिएगा। जबकि इसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्लस राज्य सरकार के बीच में क्या है, के बीच में विषयों का बंटवारा है। यहाँ विषयों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, विषयों का बंटवारा है। तो हम लोग देखें यहाँ एकल शासन व्यवस्था है, यहाँ दोहरी शासन व्यवस्था है। यहाँ एकल शासन लिख सकते हैं, एकल शासन व्यवस्था होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। एकल शासन व्यवस्था होता है, जबकि यहाँ दोहरी शासन व्यवस्था होता है, शासन व्यवस्था होता है। आप ध्यान से समझिएगा बात क्या कहना चाहते हैं। आपसे आएगा एकात्मक और संघात्मक में अंतर, या संघीय सरकार में आप अंतर बताइए। तो एकात्मक सरकार में केवल और केवल एक ही सरकार होते हैं जो केंद्र में अपने पूरे चला लेते हैं सरकार, ठीक है। जबकि संघीय सरकार में क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके देश को चलाते हैं। जबकि एकात्मक में क्या होगा, केवल एक ही सरकार शासन को चला लेंगे। तो बताइए, जब एक ही सरकार शासन को चलावेगा तो इसमें लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है। जब एक व्यक्ति रहेगा तो उसमें क्यों लिखे, किसी भी प्रकार के लिखने की आवश्यकता नहीं है। जबकि 2 गो 4 गो 5 आदमी रहिएगा तो उसको में लिखने की आवश्यकता है। तो इसमें लिखित संविधान होते हैं। फिर इसको में देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, जबकि इसको में देखे कि न्यायपालिका जो है इसको में स्वतंत्र होना जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगा तो संघवाद के उदाहरण या संघीय सरकार हो ही नहीं सकता है। अगला में देखिए कि यहाँ के जो समाज होते हैं, जनता होता है, नागरिक होता है, उसको केवल एकल पहचान, एक राष्ट्र एक पहचान, समझे, एक राष्ट्र और एक पहचान। जबकि जो संघीय व्यवस्था वाला जो सरकार होती है या संघात्मक देश होता है, वहां दोहरी पहचान चलता है। लोगों का क्या पहचान चलेगा, दोहरी। यहाँ में देखिए सरकार एकल शासन व्यवस्था लागू करती है। जो एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश होंगे तो वहां सरकार एकल शासन व्यवस्था लागू करेगा। जबकि यहाँ में क्या होता है, दोहरी शासन व्यवस्था चलता है। यानी केंद्र सरकार अलग से शासन करेंगे, राज्य सरकार अलग से शासन करेंगे। और इतना ही नहीं, राज्य सरकार के अंदर में भी बहुत सारे क्या होते हैं, तो नेता आते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे मुखिया आते हैं, विधायक आता है, जिला परिषद आता है। तो इसके अंदर भी छोटे छोटे क्या है, सत्ता का को बंटवारा किया गया है। फिर यहाँ देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विषय का जो है किसी प्रकार से बंटवारा नहीं किया गया है कि ये वाला काम जो है केंद्रीय सरकार करेंगे। और इसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या है, विषयों का विभाजन किया गया है। तो उम्मीद है ये पूरे बात को आप क्या हुआ समझ गए हैं। अगर जो एकात्मक सरकार और संघात्मक में आपको अंतर लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत कैसा देश है, भारत एकात्मक है कि संघात्मक है? तो आप क्या कह सकते हैं, भारत कैसा है? तो भारत हमारा जो देश है संघात्मक देश है। भारत एक कैसा देश है, तो भारत संघात्मक देश है। उम्मीद है समझ गए। लास्ट वाला बात आप समझिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में यहां हम लिखे विषयों का बंटवारा। तो भारत में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या होते हैं, तो विषय का बंटवारा है, विषयों का विभाजन है। विषय में विभाजन हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषय के बीच में क्या बंटवारा है, कौन कौन से काम जो है सिर्फ और सिर्फ केवल केंद्र सरकार करेंगे, और कौन से काम है जो राज्य सरकार करेंगे, और कौन से काम है जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिल करके काम करेंगे। तो जब हमारे संविधान लागू हुआ था तो उस समय केंद्र और राज्य के बीच में क्या हुआ था, शक्तियों का बंटवारा तो हो ही गया था और विषयों का भी विभाजन हुआ था। तो विषय के विभाजन में हम लोग देख सकते हैं कि कितने सूची बनाया गया था। तो सूची में हम लोग देखते हैं कि एक कहते हैं संघ सूची, संघ सूची, एक को कहते हैं संघ सूची, दूसरा को देखेंगे राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरा में हमारा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और एक सूची और बनाया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब संघ सूची में क्या आता है, देखिए संघ सूची में पहले जब देश में संविधान लागू हुआ था तो 97 विषय कुल टोटल इसको में दिया गया था। अब इसमें कितना है संघ सूची में,
तो संघ सूची में कुल टोटल 100 विषय के विषय अब इसको में दिया गया। ठीक है, संघ सूची में काम कौन करेंगे? तो डायरेक्ट केंद्र सरकार इसमें काम करते हैं। अब केंद्र सरकार के मान लिया जाए कि सुरक्षा करना, संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आवेगा? मान लिया जाए कि सुरक्षा करना, सुरक्षा देना है जनता को, किसी भी देश से बचाना है, तो इस संघ यानी कि हमारा जो है केंद्र सरकार इसके बारे में सोचेंगे, इस विषय के बारे में। रक्षा करना है, सुरक्षा हो गया, रक्षा हो गया। मान लिया जाए कि हम लोग को विदेश से कोई वस्तु लाना है या बैंक के कोई काम करना है, तो बैंक किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो बैंक भी इसके अंतर्गत आवेगा। मिसाइल किसके अंतर्गत आवेंगे? तो मिसाइल भी क्या करेंगे? तो केंद्र सरकार ही सोचेंगे। संचार के बारे में कौन सोचेंगे? तो संचार के बारे में यही सोचेंगे। और बैंक के अंतर्गत हम लोग, चलिए मुद्रा यहां लिख देते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मुद्रा के बारे में कौन सोचेंगे? तो मुद्रा के बारे में यही सोचेंगे। सुरक्षा हम लोग चल दिए हैं। रक्षा के बारे में कौन सोचेंगे? यही सोचते हैं। यानी कि संघ सूची के अंतर्गत बहुत सारे विषय है, लेकिन मोटा मोटी टाइप पर हम लोग 2 4 5 को विषय लिख लिए। देखिए, किसी भी देश से रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, और मुद्रा यानी कि नोट छापना है, तो नोट छापने के जो अधिकार है केवल और केवल केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन बैंक उंक तो स्थापना हो जाता है, राज्य सरकार भी अंतर्गत करते हैं। मिसाइल, अब किसी देश से हमको बम खरीदना है, गोली खरीदना है, राफेल खरीदना है, तो मिसाइल हम किस, मिसाइल कोई राज्य सरकार नहीं खरीदती है। मिसाइल केवल और केवल इस तय कौन करेगा? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आवेगा। संचार हो गया, रक्षा हो गया, आदि के बारे में हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए राज्य सूची, तो राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो शुरू में 61 था, शुरू में शायद और कम ही थे, अभी वर्तमान में शायद 61 विषय इसके अंतर्गत, लगभग 61 विषय शायद आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची में क्या होते हैं? तो राज्य सरकार यानी कि जो राज्य के सरकार हैं उसमें क्या क्या करते हैं? तो यह नियम और कानून बनाते हैं राज्य सरकार। जैसे कि राज्य सरकार कौन कौन से कानून बना सकता है? तो यह कृषि को देख सकते हैं, सिंचाई को देखेंगे, सिंचाई को देखेंगे, व्यापार को देखेंगे, व्यापार को भी देख सकते हैं। कृषि हो गया, व्यापार, व्यापार के बाद आप वसूली देख सकते हैं कि वसूली करवावेंगे, समझे? तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत क्या हुआ? ये आ गया। राज्य सरकार ये सब करवा सकते हैं काम। कृषि को देखेगा, सिंचाई को देखेगा, व्यापार को देखेंगे, वसूली को देखेंगे, रोड टैक्स है, तो इसके किसके अंतर्गत आवेगा? राज्य सरकार के अंतर्गत। समवर्ती सूची में देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके नियम और कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में कौन बनावेगा? तो राज्य सरकार भी इसको में नियम बनाते हैं और इसको में केंद्र सरकार भी। और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय आएगा? 52 विषय। अब राज्य सरकार, इसको में केंद्र सरकार पहले लिख देते हैं हम लोग, इसको में केंद्र सरकार भी शासन क्या चलाएंगे, यानी नियम बनावेंगे, कानून बनावेंगे, और राज्य सरकार भी बनावेगा। तो आपको 10 क्लास में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा कि कौन सा ऐसा सूची है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिल करके नियम और कानून बनाते हैं? कौन हो जाएगा हमारा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी मिलेंगे और राज्य सूची और राज्य सरकार भी मिलेंगे, और दोनों मिलकर के क्या करते हैं? नियम और कानून बनाते हैं। लेकिन अगर जो दोनों के नियम और कानून क्या हो, टकरा जाए, तो इसमें केंद्र सरकार की बात क्या है? सर्वमान्य होगा। यानी केंद्र सरकार जो बोल दिए हैं और केंद्र सरकार जो निर्देश देना चाहते हैं, उनके ही बात क्या होगा? माना जाएगा। तो राज्य सूची। और अब देखेंगे हम लोग समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आवेगा, क्या क्या आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत देखिए कि मान लिया जाए कि समाचार चलाना, तो समाचार किसके अंतर्गत आवेगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत, समझे? समाचार राज्य सरकार भी चला सकते हैं, केंद्र सरकार भी चला सकते हैं, समझे? तो समाचार किसके अंतर्गत आवेगा? तो समाचार राज्य सरकार के अंतर्गत। शिक्षा, मान लिया जाए कि शिक्षा पर कोई नियम और कानून बनाना है, समाचार पर नियम और कानून बनाना है, तो ये राज्य सरकार भी चलावेंगे और केंद्र सरकार, दोनों नियम कानून बना सकते हैं। अब शिक्षा तो आप जानते हैं कि केंद्र में भी होते हैं, राज्य में भी होता है। तो राज्य सरकार किसी पर शिक्षा में क्या कर सकते हैं? पैसा या छात्रवृत्ति, आपको विद्यार्थी को उनको मन है तो बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? राज्य सरकार के अंतर्गत। फिर हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकार अपना
हिसाब से बुक भी प्रोवाइड करवा सकती है, पढ़ने के लिए बच्चों को दे सकती है। लेकिन केंद्र सरकार अगर जो चाहेगी कि पूरे भारत वर्ष में एक ही बुक चलेगा एनसीईआरटी, तो पूरे राज्य को भी क्या होगा, बात मानना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ कर रही। अगर जो केंद्र सरकार इस पर दबाव नहीं डालती है तो राज्य सरकार अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, जो भी बुक पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार यानी कि केंद्र देश को हित में लेते हुए, यानी कि राष्ट्र के हित में लेते हुए वह पुस्तक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे वन। तो वन पर यानी कि पेड़ पौधा पर नियम कानून कौन बना सकता है, तो राज्य सरकार भी नियम बनावेगे और केंद्र सरकार भी नियम बनावेगी, दोनों के अधिकार है। जबकि केंद्र सरकार अगर जो नियम बना दिया तो वह सर्वमान्य होगा। तो वन पर नियम कौन बनावेगा, यही। अब हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची में परिवार, बीमा, ये सब क्या है, परिवार, बीमा आदि क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, तो ये सब जो हमारा है समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ये को कहते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची क्या हुआ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जब बन गए थे, उसमें विषयों का विभाजन जब हो चुका था, तो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत से ऐसे जो काम 1947 के बाद हुआ, या ऐसे चीज का जो खोज हुआ जिसके बारे में लोग यह सब काम को अलावा दूसरे काम और नया काम आए, या और अन्य चीज पर भी क्या हुआ, नियम और कानून बनाने के समय आ गया कि इसमें नियम और कानून बनना चाहिए। तो इसको हम लोग अवशिष्ट सूची कह सकते हैं, और अवशिष्ट सूची केंद्र सरकार देखेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मोबाइल मोबाइल पहले हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ था उस समय मोबाइल नहीं थे, या मोबाइल थे भी तो उतने पूर्ण रूप से सभी लोग के पास नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ, मोबाइल के कारण साइबर अपराध धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस पर क्या है, नियम और कानून बनना चाहिए। तो नियम और कानून बनना चाहिए, तो इसे अवशिष्ट सूची हम लोग कहेंगे, क्योंकि ना तो इस संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची में, ना तो समवर्ती सूची में है। लेकिन क्या मोबाइल में जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो इसको सरकार को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो बिल्कुल देखना चाहिए। तो सरकार क्या करेंगे, अब नियम और कानून लगावेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई ठग लेता है मोबाइल के कारण। आप किसी व्यक्ति को किसी कारण से मोबाइल के कारण क्या होता है, ठगा जाता है लोग, और मोबाइल से बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं। तो इस पर क्या हुआ, सूची यानी कि अवशिष्ट सूची के अंतर्गत जोड़ा गया। साइबर क्राइम किसके अंतर्गत आवेगा, मोबाइल किसके अंतर्गत आवेगा, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर किसके अंतर्गत आवेगा। तो ये सभी क्या होते हैं, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत होते हैं। और अवशिष्ट सूची को कौन देखेगा, तो केंद्र सरकार अवशिष्ट सूची को देखेंगे, राज्य सरकार मूल रूप से नहीं देखते हैं। तो चलिए, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगला पॉइंट में हम लोग